हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। 2 क्लासेस हुई हैं। जनरल टर्म्स जो यूज होते हैं सरफेस केमिस्ट्री में वो सारे हम लोगों ने समझ लिए। ठीक है। फिजियोज ऑप्शन और केमियोज ऑप्शन में हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस लिखे थे। मुझे लगा था शायद 1-2 रह गए हैं। अब ये नहीं करते कि वो लिख लिए हैं पहले वाले, तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। फिजिक्स ऑप्शन और केमियोज ऑप्शन में डिफरेंस और वो पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप बेसिक चीजें बहुत सारी आप के दिमाग से स्लिप हो जाएंगी। ठीक है। या फिर बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स ऑप्शन एंड केमियोज ऑप्शन। दोनों का डिफरेंसेस करा चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे लग रहा था रह गए हैं। फिर आगे की चीजें पढ़ेंगे। फिजिक्स ऑप्शन, केमियोज ऑप्शन, केमीज ऑप्शन, केमीज ऑप्शन। ठीक है। केमीज ऑप्शन ये हो गया हमारे 2 टर्म जो फिजिकली होगा। ठीक है। जहां पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा होगा ऐसा एड्सॉर्प्शन क्या होगा? फिजियोजॉर्प्शन। ठीक है। और जहां पे कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होगा ऐसा एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन होगा केमीजॉर्प्शन। तो यहाँ लिखेंगे देयर इज नो केमिकल बॉन्ड, या फिर it arises because of van der Waals forces. It arises due to van der Waals of forces या van der Waals forces। ठीक है। It arises due to van der Waals forces या van der Waals force, van der Waals forces, wall of forces। van der Waals forces वीक फोर्सेस होते हैं। कहने का मतलब सरफेस के ऊपर बस ऐसे रखे हुए होंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी पार्टिकल हम लोगों ने लिए हैं या जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो फिजियोज ऑप्शन कब होता है? जब van der Waals फोर्सेस होते हैं। केमीज ऑप्शन कब होगा? इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो इट कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा होगा? ये जो सरफेस है और पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, सरफेस हमेशा मैंने स्मूथ दिखाई, स्मूथ की जगह ये सरफेस ऐसी होती है। ठीक है। सबको पता है, आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होगी, उसमें क्या होगा? कैविटी बनी होगी। इन कैविटी में पार्टिकल्स जाके रह जाएंगे। ठीक है। जब इन कैविटीज में पार्टिकल रहेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, सरफेस से बॉन्ड बना लेंगे, केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, तो वो वाला एड्सॉर्प्शन होगा केमीजॉर्प्शन। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये पर्टिकुलरली किसी चीज पे नहीं हो रहा होगा कि हाँ यही एड्सॉर्प्शन होगा, नहीं हो रहा होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा। ठीक है। सरफेस के ऊपर अगर पार्टिकल रखे हैं तो वहां फिजियोज ऑप्शन हो रहा होगा। अगर उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है, कैसी भी सरफेस हो सकती, कैसे भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक नहीं है। और ये जो केमीज ऑप्शन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इन नेचर। तो कहने का मतलब जो केमीज ऑप्शन है वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है। मतलब जो सरफेस होगी और पार्टिकल्स होंगे या एब्जॉर्बेंट होंगे,
सरफेस एब्जॉर्बेंट और पार्टिकल्स एब्जॉर्बेंट दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होंगे। जैसे कि वाटर है, पर हमने क्या कर दिया, कुछ पार्टिकल्स स्प्रिंकल कर दिए थर्माकोल बॉल के ऊपर, छोटे छोटे उछाले जाते हैं, वो जो क्या होता है, कुछ भी होता है, तो क्या कहते हैं, तो वो जो थर्माकोल बॉल्स होती हैं वो तैर रही होती हैं किसके ऊपर, पानी के ऊपर, ठीक है। बॉल्स तैर रही होती हैं तो उन, या प्लास्टिक बॉल भी, बॉल्स और पानी के बीच में जा सकती है। इसकी जगह अगर हम क्या करें, अ, उसका टेम्परेचर हाई है या हॉट है नेचर, ठीक है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थर्माकोल बॉल्स, ठीक है। जहां जहां थर्माकोल, तो जब वो इस हीट के कारण चिपक गई तो सरफेस और थर्माकोल बॉल्स के बीच में रिलेशन बन गया, एक बॉन्ड बन गया। हम कुछ फोर्स दे के ही वो थर्माकोल्स वहां बॉल्स वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्पेसिफिक नेचर होगा या तो सरफेस का या तो पार्टिकल, ठीक है। थर्ड फिजियोस ऑप्शन में हम करेंगे, ये क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब जैसा था वहां हमको चीजें वैसी ही नजर आएंगी। अगर हमने थर्माकोल्स कोल बॉल्स पानी के ऊपर फेंकी और हमने उनको निकाला तो उनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ना पानी के अमाउंट में, ना थर्माकोल बॉल्स के स्ट्रक्चर पे या कुछ भी, ठीक है। और जो केमिज ऑप्शन है वहां पे क्या होगा, इट इज अ इरिवर्सिबल, इट इज अ इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। ये इरिवर्सिबल होगा, मतलब कहने का मतलब, मैंने जो मेटल सरफेस पे थर्माकोल बॉल को स्प्रिंकल किया था, स्प्रेड किया था, तो वो क्या कर रही थी, मेटल जो था हमारा वो थोड़ा हॉट था। हॉट था तो क्या हुआ था कि चिपक गई थी सारी थर्माकोल बॉल, स्टिक कर गई थी। उन थर्माकोल बॉल को निकाला तो ऐसा हुआ कि या तो कुछ पार्ट, कुछ एक बिल्कुल माइन्यूट सा पार्ट उस सरफेस के ऊपर थर्माकोल बॉल का रह गया जब हमने थर्माकोल बॉल निकालने की कोशिश करी। तो ये एक तरह का इरिवर्सिबल नेचर है, कोई ना कोई चेंज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसी चीजें पहले थी वैसी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगर करनी है तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो फिजिक्स ऑप्शन है डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। जो भी गैस हमारी रिएक्ट कर रही है, उस कोई भी सरफेस हो सकती है, सॉलिड सरफेस, लिक्विड सरफेस, उसके ऊपर जो भी गैस है उस गैस के ऊपर फिजिक्स ऑप्शन डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ गैस। और जो मोर लिक्विफिएबल गैसेस होंगी वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, मोर लिक्विफिएबल गैस, more liquefiable gas are absorbed readily, या gas absorbed readily, ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो हम लोग केमिज ऑप्शन में लिखेंगे वो क्या है,
यहाँ पे क्या थी, नेचर ऑफ गैस पे, लेकिन जो गैस लिक्विफिएबल थी उन पे डिपेंड कर रही थी, वहां पे भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। केमिज ऑप्शन में जो केमिज ऑप्शन है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है, वहां पे भी जो, और जो ऐसी गैसेस पे विच कैन रिएक्ट विथ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, जो सरफेस के साथ रिएक्ट कर रही होंगी। तो यहां लिख सकते हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, गैस which easily react with सरफेस लिख सकते हैं या एड्सॉर्बेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और जो एड्सॉर्बेंट्स के साथ रिएक्ट कर रही होंगी वो क्या रिएक्शन शो कर रही होंगी सरफेस के साथ, ठीक है, और उस प्रोसेस को केमिजॉर्प्शन करेंगे। इसको पूरा नोट करिए, आगे के स्टेप, आगे के भी, ये आई थिंक कौन सा फोर्थ है, भी 6 और करने हैं, 4 या 5 और करने हैं, ठीक है, एक भी स्टेप छूट जाएगा तो फिर इसलिए मैंने दोबारा से करा दिया, ठीक है। लास्ट वाला भी बहुत परफेक्ट था, उसमें भी मेन मेन पॉइंट्स लिखवाए थे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट थे जो आज कराया जा रहा है, तो थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो होप सो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोस ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन। फिफ्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एंथैल्पी जो होगी, फिफ्थ स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी यहाँ बहुत लो होगी, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी यहाँ बहुत हाई होगी। कहने का मतलब, अगर एक बार एड्सॉर्प्शन हो गया, एक बार एड्सॉर्प्शन होने के बाद अगर वो फिजियोस ऑप्शन है तो वहां बहुत लेस एनर्जी देनी पड़ेगी, हमारे पार्टिकल इजिली वहां से हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस के बीच में और पार्टिकल्स के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर केमिज ऑप्शन हुआ है तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होगी, क्योंकि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड पार्टिकल्स, वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो लो है, जो लगभग 20 से 40 किलो जूल, 20 से 20 जूल से 40 किलो जूल के आसपास होगी, ठीक है, 20 किलो जूल से 40 किलो जूल के आसपास पर मोल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा केमिज ऑप्शन क्या है, उसमें होगा एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अब हाई कितना होगा, 40 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगा, कितना होगा, कभी कभी 40 लिखा होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो 80 किलो जूल पर मोल से हायर होगा, 240 250 ऐसे दिया होगा, लेकिन कभी कभी 40 से अबव दिया होता है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगा, तो वो क्या होगा, केमिज ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो फिजियोस ऑप्शन जो है हमारा, वो लो टेम्परेचर पर बहुत ही अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजियोस ऑप्शन, ठीक है।
और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा फिजियोसॉर्प्शन कम होता जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं लो टेम्परेचर is more favorable for low temperature is more favorable for adsorption as temperature increases adsorption डिक्रीजेस। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है केमिसॉर्प्शन। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, यहाँ पे हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर पे ही बॉन्ड बना होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, केमिसॉर्प्शन की बात हो रही, टेम्परेचर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है तो कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी हमको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। ठीक है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है पार्टिकल्स ऑफ सरफेस के बीच में, तो जब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। कोई ऐसी एक्टिवेशन एनर्जी देखने को हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ केमिसॉर्प्शन में क्या होगा, कभी कभी बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, समटाइम नीडेड। ठीक है, तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी समटाइम्स नीडेड, हमेशा नहीं होगी लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 7th पॉइंट। एक मिनट का टाइम देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन फिजियोसॉर्प्शन में बहुत लो होगी, केमिसॉर्प्शन में हाई होगी। अगर वैल्यू की बात करी जाए तो 20 किलो जूल से 40 किलो जूल पर मोल होगी फिजियोसॉर्प्शन की, केमिसॉर्प्शन से 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगी। लेकिन कभी कभी 40 से 40 किलो जूल पर मोल से ऊपर ही केमिसॉर्प्शन मान ली जाती है। ठीक है, लो टेम्परेचर इज मोर फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। जब कम टेम्परेचर होगा तो वहां एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स सरफेस को लीव कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर केमिसॉर्प्शन हो रहा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी फेवरेबल होगा, तभी पार्टिकल्स बॉन्ड बना रहे होंगे किसके साथ, सरफेस के साथ। और अगर टेम्परेचर हम और बढ़ाएंगे तो हो सकता है और एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी फिजियोसॉर्प्शन में, क्योंकि सरफेस और पार्टिकल्स कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। केमिसॉर्प्शन में क्या होगा, सरफेस और पार्टिकल कुछ ना कुछ बॉन्ड बना रहे हैं, केमिकल बॉन्डेड बना रहे हैं, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी देखने को मिलेगी। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो एनर्जी हम रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट जल्दी बना पाए। ठीक है,
अब 2 डिफरेंसेस और रह गए, उसके बाद हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करेंगे। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है या नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? 8th पॉइंट। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा हमको फिजियोसॉर्प्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसको लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन surface area. More the surface area, more will be physioabsorption takes place. तो surface area increases, absorption increases. क्या होगा? यहाँ पे भी यही होगा कि जितना ज्यादा सरफेस होगा इट ऑल surface area. More the surface area, more will be absorption. Surface area increases, absorption increases. ठीक है? फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? पहले नेचर ऑफ गैस पे, जो भी गैसेस पार्टिकल्स रिएक्शन कर रहे हैं। दूसरा, दोनों ही डिपेंड करेंगे सरफेस एरिया पे। यहाँ पे क्या होगा? जो सबसे मेन पॉइंट है, जो हमने लास्ट टाइम पे छोड़ दिया था, वो इसके लिए। ये जो पॉइंट है इसमें क्या था? फिजियोसॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड हो सकता है अंडर हाई प्रेशर। मतलब कहने का कि फिजियोसॉर्प्शन में अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो जो एड्सॉर्प्शन पार्टिकल है या एड्सॉर्बिंग लेयर बन रही है, जो एड्सॉर्प्शन की लेयर बन रही है या जो एड्सॉर्बेट है, वो मल्टी लेयर भी बना सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक लेयर बनी, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, यहाँ पे एक बनी है, कहीं 2 लेयर बन गई, कहीं 3 लेयर बन गई। तो यहाँ पे मल्टी लेयर पॉसिबल है, लेकिन केमिसॉर्प्शन केवल यूनी लेयर होगी, ठीक है? केवल यहाँ पे एक ही लेयर होगी। सरफेस और पार्टिकल के बीच में रिलेशन होगा, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होगा वो यूनिमोलिकुलर होगा या यूनिमोलिकुलर लेयर होगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, इट may be multi-molecular layer on surface of adsorbent, ठीक है? On adsorbent surface. It may be multi-molecular layer on adsorbent surface at high pressure, ठीक है? जितना ज्यादा प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा मल्टी लेयर या मल्टी मोलिकुलर लेयर देखने को मिलेगी। It results into unimolecular layer,
और यहाँ पे हमेशा यूनिमोलिकुलर होगी, चाहे प्रेशर लो हो या प्रेशर हाई हो। तो होप सो अब फिजियोस ऑप्शन, केमिस ऑप्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। यही पॉइंट थे, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। अगर एक आध और कोई बन जाते हैं तो अब वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम फिनिश करते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे हम लोग चाहे तो नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप 12th पे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, या फिर उसके भी आगे नेट जे आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि ये जो टॉपिक है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये गेट लेवल पे भी पूछा जाता है, जेई एडवांस लेवल पे भी पूछा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि ये अलग से मुझे वैसे भी कराना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। केमिस ऑप्शन या फिजिक्स ऑप्शन में कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम के साथ अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बोर्ड का एग्जाम वगैरह देने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही बिल्कुल पॉइंट वाइज जॉट करके मैंने लिखवा दिया है। पूरे देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कराएंगे और वो एक ही क्लास में फिनिश करेंगे। वो 1 घंटे की क्लास होगी या 1.5 घंटे की, जो भी क्लास होगी उसमें हम वो फिनिश करा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।